निगमों की सरकार बहुत महत्वपूर्ण होती है। निकायों के विकास की दृष्टि से, वहाँ की सफाई व्यवस्था की दृष्टि से, एक विजन की दृष्टि से और आने वाले समय की चुनौतियों के लिए। इसलिए हमने 11 के 11 नगर निगमों का अपना संकल्प पत्र कि हम किस प्रकार से उन शहरों का विकास करेंगे, वहाँ का कूड़ा प्रबंधन करेंगे, वहाँ पर स्मार्ट सिटी की तर्ज पर किस प्रकार से वहाँ सीवरेज अन्य व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करेंगे, ग्रीन सिटी बनाएंगे, क्लीन सिटी बनाएंगे और हर दृष्टि से उस निकाय क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों को सभी सुविधाएं मिलें, एक अच्छा जीवन उनका हो। यह हमारा संकल्प पत्र इसी दिशा में जो है पूरी तरह से विस्तार से जनता के समक्ष प्रस्तुत है। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें कर रही है और भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र जारी किया है उसमें नए वादे किए हैं, लेकिन जनता पूछ रही है कि जब आपको प्रचंड बहुमत से प्रदेश की सत्ता पर बिठाया है, निकाय में लंबे समय से आपका कब्जा रहा है, तो फिर इन समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हुआ है? भाजपा उन्हीं बातों को दोहरा करके क्या सिद्ध करना चाहती है? इसलिए जनता जनार्दन के सवालों के जवाब भाजपा पे नहीं है। स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर और खास खबर में हम बात करेंगे उत्तराखंड के स्थानीय निकाय की। 23 जनवरी को वोटिंग और 25 जनवरी को परिणाम सामने आएंगे, लेकिन इससे पहले वहां तूफानी दौरे नेताओं के कहे जा सकते हैं। स्टार प्रचारक अनाउंस कर दिए। मैं तो दिख ही नहीं रही हूं, मैं कहां हूं भाई? मैं दिख रही। कोशिश है कि मैक्सिमम जो हम बनाए वो बोर्ड हमारे बने। बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, जिसे संकल्प नाम दिया। 11 जो निगम है उनके लिए अलग और पूरे प्रदेश के लिए एक अलग बनाया है। बहुत सारी बातें हैं जो लोकल स्तर के, देहरादून को होम गेस्ट की तरह 24/7 यानी कि 365 दिन टूरिज्म वहां पे रहे, तो उस लिहाज से स्मार्ट पार्किंग, बहुत सारे अनाउंसमेंट्स हैं जो आप इस स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। कांग्रेस ने लेकिन इसे कहा है कि ये कट कॉपी और पेस्ट है। ये लोकसभा और विधानसभा का पहले का जो घोषणा पत्र था उसी को कॉपी किया हुआ है लोकल स्तर पे, जबकि ये स्थानीय निकाय हैं, लोकल चुनाव है, वहां धरातली मुद्दे क्या है उस पे बीजेपी को फोकस करना चाहिए। ये कांग्रेस का आरोप। चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे और हमारे साथ हमारे सहयोगी श्रीनिवास पंत जुड़े हुए हैं जो उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ है हमारे, और हमारे साथ डॉक्टर प्रतिमा सिंह कांग्रेस से हैं, कमलेश रमन जी हमारे साथ भाजपा से हैं। मैं श्रीनिवास आपके पास आना चाहूंगा पहले। तो ये कहा जा सकता है कि चुनाव में बहुत लंबा समय नहीं है, क्योंकि 23 को 21 को चुनाव प्रचार शोर थमेगा, ज्यादा लंबा समय है नहीं। लोकल बॉडीज का इलेक्शन उसी तरह से है कि नेक टू नेक एक तरह से कही जा सकती है कि फाइट होती है। ये अंदाजा लगाना भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि लोकल स्तर पे चुनाव होता है और एक एक वोटर से अटैचमेंट होता है, जानकारी होती है। वो बड़ी पशोपेश की स्थिति भी होती है कि वोट आखिर डाला किसको जाए। वो भी कल आए थे मेरे पास में, ये भी परिचित है, वो उसका रिलेटिव होता है, कोई न कोई इस तरह की चीजें निकाल करके लेके आते हैं। तो कैसा कहा जा सकता है फिलहाल जो चुनावी पार है वहां का? बिल्कुल योगेंद्र जी, देखिए उत्तराखंड में जो छोटी सरकार का चुनाव है यानी नगर निकाय का चुनाव
2025 है, इसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा बागियों ने भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के माथे पर बल जरूर ला रखा है। यानी यह जरूर कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में जिस तरीके से निकाय का बिगुल बजा है, सबसे पहले मान मनोबल किया गया उन तमाम नेताओं का दोनों ही दलों की ओर से जो बागी बन रहे थे या कहीं ना कहीं इस तरीके का बयान जारी कर रहे थे जो कहीं ना कहीं पार्टी को एक प्लेटफॉर्म से अलग जुदा कर देता है। इसको लेकर के लेकिन उत्तराखंड के जो चुनाव में अगर आप देखेंगे, इस बार इतना जरूर है, भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में कांग्रेस फाइट करती दिख रही है। इससे पहले कांग्रेस कहीं ना कहीं हाशिए पर चली जाती थी। ये पहली मर्तबा देखने को मिल रहा है कि उत्तराखंड में कांग्रेस इस बार जोर लगा रही है। ये शायद जो मंगलौर और बद्रीनाथ का चुनाव की संजीवनी कही जा सकती है, या फिर कांग्रेस को लगता है कि इस बार ग्राउंड पर मदद करनी पड़ेगी अपने कार्यकर्ताओं की। शायद आपने देखा होगा कि ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के जो गढ़ थे सेंधमारी की और वहां से तमाम नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करवा दिया है जो कांग्रेस का झंडा और डंडा लेकर चलते थे। आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राजधानी देहरादून में योगेंद्र जी मैं इस वक्त बैठा हूं और मैंने 60 वार्डों का अभी तक दौरा किया है। 100 वार्ड देहरादून में है। इन 60 वार्डों में 60 जगह पर मुझे कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर जरूर आए हैं, 40 वार्डों में कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर नहीं आए। यानी 60 और 40 का रेशो राजधानी देहरादून का मैं हाल बता रहा हूं। भले ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों के ही सम्मानित प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो इस बात को सिरे से खारिज भी कर सकते हैं कि नहीं हम सबसे सर्वोपरि हैं। अब बात करते हैं योगेंद्र जी की इन 24 से 25 सालों में उत्तराखंड में नगर निगम तो 11 बन गए, लेकिन क्या 11 नगर निगम की आवश्यकता है उत्तराखंड में? और अगर उत्तराखंड में 11 नगर निगम की आवश्यकता है, नगर पंचायत नगर पालिकाओं की आवश्यकता है, तो क्या जिस वार्ड में मैं आपसे बात कर रहा हूं ये 24 साल 25 साल में मैं कह सकता हूं क्या मैं राजधानी देहरादून में बैठ करके बात कर रहा हूं? 15 सड़कें हैं, दोनों तरफ नालियां नहीं है, बच्चों के लिए पार्किंग की सुविधा नहीं है, खेल ग्राउंड नहीं है। ये दोनों ही प्रवक्ता इस चीज को स्वीकार करेंगे। बात भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का शासन नहीं है। मनोरमा शर्मा पहली मेयर बनी थी उत्तराखंड की, कांग्रेस से ताल्लुक रखती थी, उन्होंने बहुत कुछ करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने अपनी राजनीतिक ब्रांडिंग ज्यादा करी, चाहे देहरादून के 60 हुआ करते थे उनका विकास करने की। आज भारतीय जनता पार्टी कई मरतबा यहाँ पर रही है। विनोद चमोली जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में विधायक है धर्मपुर से, उन्होंने भी मेयर का काज उनके सिर पर चढ़ा है, उन्होंने भी काज कुछ करने की कोशिश की है। खंडूड़ी जी जिनको सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री के तौर पर भारतीय जनता पार्टी और उत्तराखंड में एक छवि बनी थी, उनके साथ उनकी बनी नहीं। ये हकीकत है। राजधानी देहरादून के कहीं ना कहीं पीछे जाने का जो खामियाजा है। लेकिन वर्तमान में अगर हम नगर निगम के विकास की बात करें तो सिर्फ संकल्प पत्र से कुछ नहीं होने वाला। हमें यह देखना पड़ेगा कि राजधानी देहरादून में जो एंट्री पॉइंट है, क्या एंट्री पॉइंट और शहर के भीतर के रास्तों का आकलन और अनुपात बराबर है? क्या जब हरिद्वार सहारनपुर से गाड़ियां आएगी टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा? क्योंकि सरकार और उत्तराखंड का आम आदमी चाहता है कि यहाँ पर डेस्टिनेशन टूरिज्म के क्षेत्र में बढ़े, हमारी आर्थिकी है। लेकिन क्या हम शहर को उस तरीके से व्यवस्थित कर पा रहे हैं? हमने 60 वार्ड से 100 वार्ड कर दिए, लेकिन 100 वार्ड में आज भी कूड़ा उठान की गाड़ी नहीं पहुंच पा रही है। एक छोटा सा नगर निगम का सबसे बेसिक काम है साफ सफाई, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। हम प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं, हम नियोजन नहीं कर पा रहे हैं, हम बजट का आकलन कैसे करें उसको धरातल पर नहीं ले पा रहे हैं। ये तमाम राजनीतिक दलों के लिए सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात है कि वोट मांगने जब आज राजनेता पहुंच रहे हैं, उनके पास भी योगेंद्र जी ये बताने के लिए नहीं है कि राजधानी देहरादून का जो कायाकल्प है या परिकल्पना है वो कैसे साकार होगी। शहर का घनत्व लगातार कम हो रहा है, आबादी बढ़ रही है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि केवल बना देने मात्र से संस्थाओं की नहीं है, वो धरातल पे भी उतरनी चाहिए। अगर आप घोषणाएं करते चले जाएंगे और धरातल पे चीजें ही नहीं उतरेंगी तो कोई बेनिफिट नहीं होता उसका। चलिए मैं प्रतिमा जी के पास में जाना चाहूंगा। प्रतिमा जी, उत्तराखंड की पहली मेयर बनने का सौभाग्य आपकी पार्टी को गया और सरकार आपकी थी इस समय, लेकिन आनंद फानंद में ये पद तो हम क्रिएट कर रहे हैं कि निगम बनाए जा रहे हैं, पालिका से हम परिषद बना रहे हैं, और जो उसका मोटिव है आदमी को लगता है कि मेरे क्षेत्र का प्रमोट किया गया है, जो वहां की जगह है उसको। लेकिन अगर वैसी चीजें नहीं मिलेंगी तो फिर नाइंसाफी पद के साथ भी होगी और जनता के साथ भी होगी। तो ये आज तो चलिए आप कटघरे में खड़ा करेंगे, लेकिन वैसे क्या मानना आपका कि वास्तव में चीजें धरातल पे उतारी जानी चाहिए अगर आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं तो?
देखिए बिल्कुल, और इस बात को बिल्कुल आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि संकल्प पत्र जारी करने से कुछ नहीं होता। मन में मुझे लगता है दृढ़ शक्ति होनी चाहिए कि उस संकल्प पत्र को हम धरातल पर कैसे उतारें। कई संकल्प पत्र आपने विधानसभा चुनाव में भी देखे, लोकसभा चुनाव में भी देखे, और आज संकल्प पत्र जिस तरीके से जारी हुआ उसके बाद सीएम साहब का जो अभिभाषण आपने सुना, वो दर्शा रहा था साफ-साफ कि भारतीय जनता पार्टी के मन में कहीं न कहीं जो हार है उसका डर है, क्योंकि एक तरफ तो आप जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप निगम में क्या चाहते हैं, क्या विकास करना चाहते हो, और दूसरी तरफ आप फिर वही ध्रुवीकरण की राजनीति और सांप्रदायिकता की राजनीति लेके आ गए। फिर से आप वही यूसीसी लेके आ गए, फिर से आप वही राम मंदिर लेके आ गए, फिर से आप वही 370 लेके आ गए, फिर से आप वही इस्लाम और मुगल्स को लेके आ गए। तो मुझे लगता है कि ये जो पुष्कर सिंह धामी जी का जो ये बयान है, जो उन्होंने ये भाषण दिया है, ये उनकी हार को दर्शा रहा है। क्योंकि आप इस तरीके आप बोलते ना कि हमने ये संकल्प पत्र जारी किया है, इस संकल्प पत्र में पॉइंट 1 में ये लिखा है, हम इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, हम जिम बनाने का प्रयास करेंगे, ओपन जिम, हम पार्क बनाने की कोशिश करेंगे, और साथ साथ जनता को ये भी बताते कि 15 सालों से जो हम नगर निगम में काबिज है, उसमें 15 सालों में हमने ये काम किया है और आगे हम ये काम करेंगे। तो ना आपके पास रिपोर्ट कार्ड था, ना आपके पास ये जनता को बताने के लिए था कि कुछ और जो हमने किया है, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड में तो आप नील बटे सन्नाटा रहे। तो इसलिए ये निगम के चुनाव है, इसे आप कहते हैं ना हम कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, कि किस तरीके से जनता जो वार्ड में रह रही है, जो शहर में एक रह रही है, उसका वहां की सरकारों के द्वारा वहां खुद की उनकी पर्सनल सरकार बने, एक लोकल गवर्नमेंट बनी और वो उनकी दिक्कतों को देखे। लेकिन यहाँ तो मुद्दे ही अलग हो गए। आप बताइए, नगर निगम के चुनाव में आप जनता से यूसीसी की बात कर रहे हैं, आप जनता से राम मंदिर की बात कर रहे हैं, आप जनता से 370 की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि प्रदेश के नेतृत्व पे आपको भरोसा नहीं, अपने आप पे भरोसा नहीं, और आप लोकल चुनाव भी मोदी जी के नाम पे जीतने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। 15 सालों में कुछ नहीं किया इन्होंने। चलिए, ये तो आपका आरोप है, लेकिन हर राजनीतिक दल को देखिए, अनाउंसमेंट या वादे हर राजनीतिक दल करके जाता है जनता के बीच, किसी भी तरह का चुनाव। आप बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, क्या माना जाए कि कांग्रेस जो वादे करती है पूरे धरातल पर उतारती है? देखिए क्यों नहीं, हमने कभी देखिए कांग्रेस, आज हम दिक्कत देखिए यही है, मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस पार्टी वही वादे करती है जो धरातल पे उतारना जो है आसान होता है, जो धरातल पे उतारना हमारे बस में होता है, जिसे हम धरातल पे उतार सकते हैं। रिसोर्सेज हमारे पास कितने हैं ये हम देख सकते हैं। हम देखिए 2 करोड़ नौकरियों की बात कभी कांग्रेस पार्टी ने नहीं करी थी, और ना ही कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे। हमने जनता से छोटे वादे किए, उन वादों को पूरा किया। हमने एक नॉर्मल प्राइस पे सिलेंडर उपलब्ध कराए। हमने उस वक्त पेट्रोल के प्राइस 60 रुपए से ऊपर नहीं जाने दिए, जब इंटरनेशनल मार्केट में 100 रुपए डॉलर से भी ऊपर की जो है प्राइस था। और इस सरकार में जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस पेट्रोल के आपने देखा, क्रूड ऑयल के धड़ाम भी हो गए, उसके बावजूद हमने और आपने 100 रुपए लीटर पेट्रोल लिया है। तो कांग्रेस पार्टी जो कहती है वही करती है, और मुझे लगता है शायद हम जनता को नहीं दे पाए। प्रतिमा जी, वापस लौट रहा हूँ आपके पास में। कमलेश मैम हमारे साथ में जुड़ी है। कमलेश जी, आपके पास में आना चाहूंगा। आपका संकल्प पत्र है, उसको कांग्रेस ने खारिज किया है। उनका ये कहना है कि कट कॉपी पेस्ट है, और अगर अनाउंसमेंट या वादे जनता के बीच किए जा रहे हैं तो 15 साल का हिसाब जनता को देना चाहिए कि आप लोगों ने हमें स्नेह दिया, वोट दिया, लेकिन बदले में हमने क्या दिया। बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा एक विजन के साथ आप यहाँ आज डिबेट कर रहे हैं, और संकल्प, और मेरी छोटी बहन ने बहुत एक अच्छे से ब्रीफ करने का काम किया कि हमने क्या किया, और हम छोटी छोटी चीजों को लेकर के चलते हैं। देखिए, नगर निगम का चुनाव है, और नगर निगम व्यक्तिगत चुनाव होता है। इसमें पार्षद और मेयर का एक ऐसा चुनाव जिसको लेकर के वो जनता के बीच में जाता है, और छोटी छोटी जो हमारी मूलभूत सुविधाएं होती है क्षेत्र के अंदर, उनको पूरा करने की कोशिश करता है एक पार्षद। और तमाम, क्योंकि हमारे यहाँ नगर निगम 11 हैं और नगर पालिकाएं हैं, नगर पंचायत है, उनको लेकर के हम चुनाव मैदान में है। और क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी का एक विजन है, और विजन के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र उतारा, और ये हर पार्टी का कर्तव्य बनता है। अब कांग्रेस के पास अगर विजन ही नहीं है तो इसमें गलती तो किसी की नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी के पास कोई नीति ही नहीं है बनाने के लिए, तो इसमें किसी की गलती नहीं है। अब इनके कैंडिडेट हो या इनके शीर्ष नेतृत्व, जो खुद अभी मैंने फेसबुक में देखा, बकायदा रावत जी को उन्होंने बकायदा ये लिखा कि मेरा मेयर कैसा हो,
यानी कि उनको अपने प्रत्याशी पर भरोसा नहीं। उन्होंने कहा देहरादून का मेयर जो है वो ऐसा होना चाहिए कि मेरे जैसे बुजुर्गों के लिए फुटपाथ बना सके, मेरे जैसे बुजुर्गों के लिए जिम बना सके, मेरे जैसे बुजुर्गों के लिए पार्क जो है प्रोवाइड कर सके, जहां पर हम खूब घूम सके, हम जितने भी बुजुर्ग हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में वो सारी चीजें हैं जो हमारे इस महानगर को, देहरादून को, हमारे यहाँ के प्रबुद्ध जनता को चाहिए। और जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, हम क्यों नहीं गिनवाएंगे अपने काम, हम क्यों नहीं गिनवाएंगे विकास के कार्यों को, क्यों नहीं बताएंगे लोगों को कि हमने 3 तलाक दिया, क्यों नहीं बताएंगे कि हमने राम मंदिर बनाया, और क्यों नहीं बताएंगे कि हम यूसीसी लेकर आ रहे हैं। अगर कांग्रेस भी कुछ ऐसी योजनाएं लाए तो वो भी बताए, उनको मना नहीं है कुछ, वो भी जनता के बीच में अपना विजन रख सकते हैं, लेकिन विजन तो है नहीं इनके पास। अब रही बात कि हम यहाँ क्षेत्रीय जो हमारा चुनाव है नगर निगम का, हमने 11 के 11 निगमों में अपने संकल्प को उतारा, क्योंकि हर नगर निगम की अपनी अपनी एक परिकल्पना है, अपनी अपनी एक जो है काम करने की एक क्षमता है, और वहां पर क्या क्या परिस्थितियां हैं, क्या क्या वहां पर ऐसे काम हो सकते हैं जिसको हम नए रूप में ला सकते हैं। नया काम हम क्या जनता को देने जा रहे हैं, इसका हमने प्रारूप रखा है अपने संकल्प पत्र में कि हमारा मेयर जब जीतेगा तो हम हर नगर निगम में इस तरीके से अपने प्लान के तहत काम करेंगे। लेकिन फिर वही बात आती है कि जब विपक्ष के पास कुछ नहीं है, इनके प्रदेश अध्यक्ष ने भरी सभा में अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि हमारी सरकार में खनन के पट्टे, माइल्स के पट्टे और तमाम वो आबकारी के पट्टे इन लोगों को दिए जाते थे, यानी कि आप भ्रष्टाचार करवाते थे अपनी सरकार में, आपने मोहर लगाने का काम किया। इन्हीं के बड़े जो बुजुर्ग नेता हैं उन्होंने अपने ही नेताओं को ये नसीहत देने का काम किया कि बड़े नेताओं निकलो बाहर, आप 40 की जो श्रेणी आपकी है, जो 40 नेता हैं आपके, वो मैदान में मुझे दिखाई नहीं दे रहे, और मेरे पास हथियार बहुत हैं, अभी मैंने हथियार गिराए नहीं है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना डर, कितनी बौखलाहट और कितनी कमजोरी कांग्रेस पार्टी के अंदर होगी अपने प्रत्याशी को लेकर के या अपनी पार्टी के विजन को लेकर के। जिस पार्टी के पास विजन नहीं है जनता के लिए, वो पार्टी मैदान में क्या करेगी? आपको जनता को बताना तो पड़ेगा कि आप काम क्या करना चाहते हैं, आप इस महानगर को या इस पूरे प्रदेश को क्या देना चाहते हैं नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों में। अगर आपके पास कुछ नियत ही नहीं होगी, कुछ नियत नहीं होगी, आपके पास प्लान नहीं होगा, आपके पास रोड मैप नहीं होगा, तो आप मुझे बताएं नगर निगम में आप काम कैसे करेंगे, कैसे इस नगर निगम को संवारने का काम करेंगे। एक पार्षद जो हमारा चुनाव लड़ता है, श्री संजीव बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब एक पार्षद चुनाव लड़ता है वो भी अपना विजन लेकर के चलता है। अगर निर्दलीय पार्षद भी अपना चुनाव लड़ रहा है तो वो भी एक विजन के साथ लड़ रहा है कि इस क्षेत्र के अंदर मैं जीतने के बाद ये काम करूंगा। अब कांग्रेस के पास विजन नहीं है तो अब इसको क्या कहेंगे, ठीकरा दूसरों पे फोड़ेंगे। और अब मेरा आग्रह कमलेश जी विजन बता रही हैं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी देखिए बिल्कुल, मैं बस 2-4 बातों का जवाब देना चाहती हूँ। देखिए पहली बात तो राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं है, सिर्फ राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस। पहले 1989 में उसके जो राजीव गांधी जी ने किया, ये आप भूल गए। दूसरी बात, आप 10 साल सरकार में थे रहे, आपने क्या अध्यादेश लेके आए आप राम मंदिर के लिए कि कोर्ट में मैटर हम छोड़ देंगे, हम अध्यादेश लाते हैं और राम मंदिर बनवाएंगे? ऐसा तो आपने नहीं किया। आपने कोर्ट के आदेश का पालन किया। चाहे उस वक्त कांग्रेस की सरकार होती तो हम भी वही करते जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपकी सरकार थी आपने भी वही किया जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो अगर आपने भी कोर्ट के ऑर्डर पे मंदिर बनवाया, हम भी बनवाते, तो इसमें श्रेय कैसे ले जाना? तो आप भारतीय जनता पार्टी थकती नहीं है। आप राम राज्य स्थापित करने की बात करते हैं, संकल्प पत्र में बहन अंकिता भंडारी का जिक्र भी नहीं है कि अंकिता भंडारी के हत्यारों को आप फांसी की सजा दिलाना चाहते हैं। जिस तरीके से माइनर लड़की के साथ जो है आप उसके लिए क्या करेंगे? महिला सुरक्षा में कुछ नहीं है इनके संकल्प पत्र में, और होगा भी कैसे? जिस मंत्री ये कहते हैं कि कांग्रेस के कुछ नहीं मिला चुनाव लड़वा सके महिला के सामने, तो मुझे लगता है कि हमारी जो कोटद्वार की महिला प्रत्याशी है उनसे आप इतने भयभीत है, तो ये भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं करना चाहती। आप बता दीजिए संकल्प पत्र में महिलाओं को कितना कांग्रेस में सम्मान मिलता है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा।
आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा, महिलाओं को बहुत सम्मान मिलता है, मुझे लगता है। अगर वोट मांग रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने 15 सालों में निगम में कुछ नहीं किया। हमने नगर निगम में काम किया है, छोटी बहन है हमारी प्रतिमा जी, लेकिन मुझे लगता है कि अब मक्खन बहुत लग गया, कांग्रेस को लगा दिया आपने मक्खन, आपके नंबर बढ़ गए। लेकिन आपको अपना विजन तो बताना पड़ेगा प्रतिमा जी, बताओगे कि नहीं? आप टीचर है डीएवी कॉलेज में, अगर अपने बच्चों के लिए अगले दिन के लिए कोई विजन तैयार नहीं करेगी, क्या सवाल करेंगी बच्चों से, क्या आप उनको आंसर देंगी, तो कैसे चलेगा? प्लानिंग तो कुछ होती है कि नहीं है नगर निगम की? अब प्लानिंग तो कुछ है नहीं कांग्रेस के पास। भ्रष्टाचार के लिए कुछ नहीं है। आप करोड़ों का घोटाला निगम तो आपके प्रदेश अध्यक्ष जी ने मोहर लगा दी आपकी कांग्रेस के कार्यकाल की, और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कांग्रेस का कि एक प्रदेश अध्यक्ष भरी सभा में मोहर लगा दे कि हमारी सरकार में ठेके माइंस दिए जाते हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य तो कांग्रेस का मुझे लगता रही कुछ भी होगा। तो ये दुर्भाग्य है कांग्रेस का। खनन माफिया बताने का काम किया है, इससे बड़ी शर्मनाक बात तो भाजपा के लिए नहीं हो सकती। अपने विजन के साथ जाना है, पार्लियामेंट में खड़े होके भारती जी को खनन प्रेमी और खनन माफिया। मैं आ रहा हूँ। एक बार मैं श्रीनिवास जी का रुख करना चाहूंगा। श्रीनिवास जी, बीजेपी का एक दावा होगा कि ट्रिपल इंजन की सरकार, क्योंकि विधानसभा में है, केंद्र में भी सरकार है, तो मतदाता के सामने ये बात आ सकती है। दूसरा, वहां पे पब्लिक कितना सतोल के देख रही है कि क्योंकि मुख्यमंत्री को भी वहां पे मैदान में उतरना पड़ रहा है, और छोटे और बड़े राज्य के मायने नहीं होते हैं। सबसे बड़ी बात होती है इलेक्शन की तरह होता है, एक बड़ा मैसेज जाता है। कांग्रेस के आपने कहा कि पहले से बेहतर पोजीशन कही जा सकती है, कांग्रेस के अच्छा कड़ा मुकाबला है यहाँ चुनाव का। लेकिन एक बात मैं जानना चाहूंगा आपसे कि क्या ट्रिपल इंजन की सरकार का कोई यहाँ मैसेज है? और दूसरा, कांग्रेस और बीजेपी आपस में जिन चीजों को लेकर के, जैसे विजन की बात कमलेश रमन जी कह रही थी, विजन वादे धरातल पे या पब्लिक के बीच चर्चा कितनी इसकी, या व्यक्तिगत जो इलेक्शन में रिलेशंस हैं उन्हीं पे ज्यादा लोग फोकस कर रहे हैं? बिल्कुल योगेंद्र जी, देखिए दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं से मैं एक गुजारिश जरूर करूंगा कि अभी हम केवल राजधानी देहरादून में बैठकर के पूरे प्रदेश की छोटी सरकार का आकलन पर बात कर रहे हैं। संकल्प पत्र लाना दोनों की मजबूरियां हैं, अपना विजन बनाना भी मजबूरियां है, बिना विजन के आप चल नहीं सकते, क्योंकि प्लानिंग इसी को कहते हैं। लेकिन सबसे पहले यह समझना बेहद जरूरी है कि नगर निगम की आवश्यकता क्या है। क्या वर्तमान में शहरी विकास मंत्रालय नगर निगमों को अंडरटेकिंग करते हुए काम नहीं कर सकता? क्या मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण में राजधानी के संदर्भ में बात करूं तो क्या वो काम नहीं कर सकता? क्या स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट राजधानी देहरादून में काम नहीं कर सकता? जब सारे विभागों के समन्वय बनाने के बाद ही नगर निगम को काम करना होगा, तो फिर नगर निगम छोटी सरकार की इकाई में किस तरीके से शहर की प्लानिंग करे। और अगर शहर की प्लानिंग केवल 45 से 60 और 60 से 100 वार्ड करके होती है, तो ट्रचिंग ग्राउंड को आपने सीसमवाड़ा क्षेत्र में बना दिया। वहां के लोग पिछले 3 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। योगेंद्र जी, क्या इस बात को भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस? मैं जवाब दूंगी सर जी। मेरी बात खत्म नहीं हुई कमलेश जी, मैं सारी बात कर रहा हूं कि आपके मेयर के बढ़कर के आए, अपने किसी भी पार्टी के बैनर में सुनील उनियाल गामा का एक पोस्टर तक लगाना उचित नहीं समझा? क्या उन्होंने वाकई में ग्राउंड में काम नहीं किया था? आपके पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत वर्तमान में हरिद्वार से सांसद हैं, उन्होंने बकायदा 60 वार्ड से लेकर के 100 वार्ड किया। आपको जानकारी होगी भू कानून में क्या था? क्या नगर निकायों के विस्तार को लेकर के उस भू कानून को क्यों खत्म किया गया? क्या वो राजधानी देहरादून के ग्रामीण क्षेत्र नहीं थे जहां एग्रीकल्चर जमीन आज खत्म हो गई? अब बात आते हैं शहर के ट्रैफिक सिस्टम को कैसे दुरुस्त करेंगे। आप मल्टी लेवल पार्किंग का प्लान संकल्प पत्र में लेकर आए थे। आड़त बाजार को पूरा कराने में, चौड़ा करने में या घंटाघर को चौड़ा करने में कोर्ट के आदेश पर करना पड़ा। और कमलेश जी, आपने भी झंडा डंडा बोका है इसके लिए, भले ही आप कांग्रेस में थी। शहर के हालातों के लिए आपने भी प्रदर्शन किया, धरना प्रदर्शन। मेरे साथ आप टीवी डिबेट में कई बार बैठी हैं। लेकिन ये आप लोगों का संघर्ष था शायद इसी में। भाई पार्टियां तो देखो हर कोई अपनी रोजी रोटी के लिए चाहता रहेगा, लेकिन ये सच्चाई है कि राजधानी देहरादून की समस्याएं आज भी जस की तस खड़ी है। ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, अगर है तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि अप्रैल से पहले हमें ड्रेनेज पर काम करना पड़ता है। और आप जैसे प्रवक्ता लगातार बाइट करते हैं, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तब सरकारें चेतती हैं। आप ही के प्रवक्ता अस्पतालों में जाते हैं, डेंगू के लिए बकायदा क्या रोकथाम है उसकी बातचीत करते हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। आप जैसे जागरूक
आपको कई बार मैंने अस्पतालों में देखा, आपको दून अस्पताल में देखा है, डॉक्टर साहब को मैंने कोरोनेशन में देखा। कमलेश जी, आप तो पूरे शहर में रही है, आप तो विधायक कैंडिडेट थी, प्रवक्ता बन करके बैठ गई है, वो अलग बात है। लेकिन ये हकीकत है कि देहरादून को सुधारने के लिए ये भी कांग्रेस की देन है। ये आकलन देना पड़ेगा कि शहर को पहले दुरुस्त करना है, तो ट्रैफिक सिस्टम को ठीक करने के लिए आप अवैध बस्तियों को पहले हटाइए। आप शहर का अतिक्रमण जो हो रखा है, पिछले बार था, लेकिन 4 दिन कार्रवाई होती, 5वें दिन फिर जो कमिश्नर होते हैं नगर निगम के, वो साइलेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर तमाम स्कूल पढ़ते हैं, और ये वही स्कूल है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो या अदर पार्टियों के नेता हो, जो जाकर के विधानसभा में के पास जाते हैं, कार्रवाई को रुकवाइए। अगर मेरी बात गलत है तो आप बताइए इस चीज को। तो इस चीजों से कैसे निपटेंगे? ये राजधानी देहरादून का हाल है, क्योंकि हम नियो ट्रेन लाने वाले हैं, हम मोनो ट्रेन लाने वाले, हम एमडीडीए के प्लान में चारों शहर के प्रेमनगर से रायपुर और राजपुर से लेकर बुल्लर घाटी को जोड़ने वाले हैं। डोईवाला, जौलीग्रांट, भानियावाला, विकासनगर, चक्राता क्षेत्र को जोड़ करके मेट्रो सिटी इसको बनाने जा रहे हैं। लेकिन इसको बनाने के लिए पहले 7 वार्ड का कूड़ा उठान और ड्रेनेज सिस्टम, स्ट्रीट लाइट तो ठीक कर दीजिए। आप तो धर्मपुर जैसे सबसे पहुंच इलाके में रहती है, आप बताइए धर्मपुर जैसे पहुंच इलाके में सब्जी मंडी के पीछे वाला हाल क्या है? क्या आपने सोचा कि वहां पर मेयर, आपके तत्कालीन मेयर थे, वर्तमान में विधायक भी हैं, क्या उन्होंने? मैं जवाब दूं श्रीसंत जी, मैं जवाब दूं। आप करणपुर में रहती हैं डॉक्टर साहब, करणपुर का अंदाजा लगाइए, आप रोज जाती हैं वहां पर, क्या वहां पर इतने हजारों की तादाद में बच्चे पढ़ते हैं, उनकी गाड़ियों को लगाने के लिए पार्किंग की सुविधा है? अगर है तो आप बता दीजिए। जी बिल्कुल, मैं जवाब दूं। जी कमलेश, देखिए निसंदेह मैं श्रीसंत जी की बात को नहीं काट रही हूँ, क्योंकि वो पूरे शहर में घूमते हैं, पूरा शहर देखते हैं, ऐसी बात नहीं है। और क्योंकि जो हमारा काम है, जो हमारा विकास है, ये हर रोज एक नए रूप में निकल करके आता है, और हमें हर रोज भी एक मशक्कत करनी पड़ती है, हर रोज एक नया रूप लेकर के मैदान में जाना पड़ता है कि हम काम को किस तरीके से कर सके। अब श्रीसंत भाई ने हमारी एक बात करी कि जो हमारा टंची ग्राउंड है, जिसमें हमारा काफी दिनों से धरना प्रदर्शन भी चल रहा है कि इसको अलग किया जाए। देखिए, हम जहां भी कहीं टंचिंग ग्राउंड बनाने की बात करते हैं, क्योंकि हर जगह तो हमारी बसेत है, हर जगह तो हमारे लोग बसे हुए हैं, जनता है, तमाम वो सारी चीजें जहां पर भी जाते हैं वहीं पर ये विरोध प्रदर्शन होते हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए श्रीचंद भाई, कूड़ा कहाँ डलेगा? कहाँ डलेगा? कहाँ ले जाए? क्या उत्तराखंड से बाहर ले जाए? क्या उत्तराखंड की बाहर की जो हमारी कई जमीनें हैं जहां पर हम ले जा सके? हाँ, ये जरूर है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस वक्त कह रही है कि हम एक ऐसा प्रारूप तैयार करें कि जो हमारा कूड़ा कचरा है उसके ऊपर हम कुछ डेवलप करने का काम करें, उसके ऊपर हम जो हरियाली लगाने का काम करें, उसको हम सौंदर्यकरण के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारा टंचिंग ग्राउंड का ये सारा जो सिस्टम है, आपने कहा कि डीएवी कॉलेज के पास अगर आप जाए तो वहां पर हमारा ट्रैफिक कितना है। देखिए, क्योंकि इतना बड़ा कॉलेज है, उसके अंदर खुद पार्किंग है, वहां गाड़ियां खड़ी होती है, लेकिन हमारी जो गलियां है वो कंजेस्टेड है। आपने कहा कि हमने क्या नगर जो हमारी मलिन बस्तियां हैं, या जो हमने हमारे पार्क होने चाहिए मलिन बस्तियों के अंदर या कॉलोनियों में, जो हमारी डेवलप कॉलोनियां है वहां पर हर जगह हमारे पार्क मिलते हैं। लेकिन जो ये बस्तियां अतिक्रमण की जो जद में है, जिसमें बरसों बरसों से लोग वहां रह रहे हैं, जहां पर उन्होंने गली को भी चौड़ीकरण नहीं किया, जहां से चार लोग निकल भी नहीं सकते, अगर कहीं पर किसी की डेथ हो जाए तो वो बॉडी ले जाने के लिए दिक्कत होती है। तो ये जो बसावट है, जो पहले नेताओं ने जो बसावट की है, उसको ठीक करने की जरूरत है, ताकि हम जो चौड़ीकरण है, जो हमारी मलिन बस्ती के जो लोग हैं वो भी सफाई से। जी मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा समय का अभाव है, क्योंकि अभी तो इलेक्शन जारी है और 21 तारीख तक हम इन तमाम मुद्दों को ले सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि आज आपने संकल्प पत्र जारी किया तो पता चला कि संकल्प पत्र पे एक बार बनती है कि बातचीत की जानी चाहिए। आपने भी अपना पक्ष रखा और प्रतिमा जी ने भी अपना पक्ष रखा, और क्योंकि श्रीनिवास जी ने वो सब बातें पहले भी हमें बताई, डिबेट से पहले काफी हमारा डिस्कस हुआ, और उन्होंने कहा कि सर यथास्थिति जो है, क्योंकि जन टीवी की एक इमेज है कि बेबाक तरीके से और बिना किसी लाग लपेट के, ना बायस्ड और ना इम्प्रेस्ड किसी से, और ईमानदारी से बात करें। जब कमलेश जी ने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन निकाला जाना चाहिए। तो चलिए, उम्मीद जन टीवी की दर्शकों से और हमारे प्रवक्ताओं से, सरकार से, जीतने वाले महानुभाव जो भी हैं उनसे यही होती है कि जनता के बीच की कड़ी मीडिया बनता है, और कोशिश की जानी चाहिए कि क्योंकि जनता से जुड़े मुद्दे ही हम प्लेटफॉर्म पे लेकर आते हैं, ताकि कांग्रेस से भी पूछ लीजिए बिल्कुल क्या है, ताकि मैम उनको सोल्व किया जा सके, आपके जहन में उतारा जा सके, आपके ध्यान में लाया जा सके कि ये कुछ ऐसी मुबाहिस समस्याएं खड़ी हुई हैं जिनका निजात जनता को आपको दिलाना है, उनका निराकरण करना है। तो चलिए, इलेक्शन है और वादे किए ही जाते हैं, उसी के आधार पे चुनाव में जाया जाता है। ये भी एक लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेटिक फेस्टिवल है,
उसका आनंद लीजिए, वोट जरूर डालिए और हम फिर जुड़ेंगे तो और मुद्दों के साथ आप सबके साथ में हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।